हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज योर सेकंड चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी द टॉपिक्स विच आर स्टडीड इन दिस चैप्टर। सबसे पहली बात, इस चैप्टर से बेसिकली 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1 न्यूमेरिकल फिक्स है। एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, विच टॉपिक्स स्टडीड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर हम सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, कैसे हम किसी सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। एंड देन वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने 11th क्लास में भी वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रखा है, तो उसी को और देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम वेपर प्रेशर का यूज करते हैं। एंड देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि हम स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कि आइडियल गैस होती है और रियल गैस होती है, वैसे ही सॉल्यूशन के अंदर भी 2 कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन इन 8th टॉपिक वी टॉक अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, हम किस टाइप की प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। And then we talk about the most important colligative property of solution, that is osmotic pressure, ठीक है। और लास्ट में हम इस चैप्टर में एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है और किसी सॉल्यूशन के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास आता कैसे है, जिसमें हम वान-टॉप फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वान-टॉप फैक्टर का यूज करके हम किसी सॉल्यूशन की एबनॉर्मेलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आपका श्योर एंड सर्टेन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, और जो भी रिमेनिंग मार्क्स होंगे उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली यू जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है उन पे ध्यान देना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। या सबसे पहली बात हमें ये डिस्कस करनी है कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन होता क्या है, तो आप 9th क्लास में, 11th क्लास में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में बात आती है वो होती है कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि मिक्सचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है।
तो एक बात पता चली हमें कि जो सॉल्यूशन हम चैप्टर पढ़ने जा रहे, सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन की और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर का एक सिंपल सा मतलब यहाँ पे, जैसे आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, जैसे मैंने ही आपको पढ़ाया है तो बताया है। ठीक है, कि सपोज इफ यू टेक वाटर and you dissolve salt or sugar, ठीक है, when both components are separate they are present in different physical state, like salt present in a solid state and water present in liquid state, but after dissolving salt in water the मिक्सचर प्रेजेंट इन वन फिजिकल स्टेट दैट इज लिक्विड। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और एक फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। अगर आप यहीं पे सैंड पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व करते तो वो उसको हम होमोजेनियस नहीं कहते, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स है वो वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व होमोजेनियस डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज होती है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर। And then solution has two components, that is called solute and solvent. Solute and solvent. ठीक है, the less quantity of the solution is called solute and large quantity of the solution is called सॉल्वेंट। सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये है कि जिस कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं हम उसको सोल्यूट कहते हैं और जिसमें मिक्स करते हैं हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। लेस अमाउंट एंड लार्ज अमाउंट। ठीक, वन थिंग यू रिमेंबर इन दिस चैप्टर, solute always represented by capital B and solvent represented by capital A. This is very important because in formula or numericals you must know which components are represented by A and B. ठीक है, तो this is about solution. You can say this is the property of solution, and then we talk about the classification of solution. Classification of solution. Classification of solution. ये सब आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें हमें क्या देखना है कि डिफरेंट बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, जैसे कि अगर हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे कि जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप का हो सकता है सॉल्वेंट के बेसिस पे।
तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इनमें क्या डिफरेंस है? ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका वाटर होता है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एंड अदर देन वाटर, अगर आपका कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। जैसे कि बेंजीन लिक्विड फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो बेंजीन वाटर तो है नहीं, तो अगर हमने सॉल्वेंट की जगह पे बेंजीन यूज किया है तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। और अगर हमने सॉल्वेंट वाटर यूज किया है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड देन सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स, बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को बेसिकली जो हमें अपने लेवल 11th और 12th लेवल में पढ़ना है उसमें हम बाइनरी, टर्नरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर आपने सॉल्वेंट लिया यहां पे बेंजीन और इसमें आपने मिक्स कर दिया टोलुइन, ठीक है, तो बेंजीन आपका एक कंपोनेंट हो गया और टोलुइन दूसरा कंपोनेंट हो गया, यानी टोलुइन आपका सॉल्यूट होगा और बेंजीन आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने हैं? दो। तो इस टाइप का अगर कोई सॉल्यूशन है तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? उसके बाद बात आती है टर्नरी सॉल्यूशन की। तो जो टर्नरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर इसी बेंजीन के अंदर टोलुइन के अलावा अगर हम इसी में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी डिसॉल्व कर देते तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाते कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलुइन प्लस बेंजीन, यानी कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स? देयर इज 1 2 3 कंपोनेंट्स। और जब 3 कंपोनेंट्स होंगे किसी सॉल्यूशन में तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। तो हम जो 12th क्लास में पढ़ेंगे वो हम कौन से टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ओके। थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड है आपकी, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि व्हेन एवर यू मेक अ सॉल्यूशन देयर इज 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसी तरीके से जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इस बेसिस पे भी हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं और इस क्लासिफिकेशन में हम 9 कैटेगरीज देखते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर सके। जैसे कि सबसे पहला केस हमने लिया यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है
and similarly solvent is also in solid state. तो which type of solution is formed? यहाँ पे examples भी लिखे हुए हैं. Alloys are the good examples and coinage metals are good example of this type of solution in which solute is also in solid state whereas solvent is also in solid state. Okay, now let's see second example. Physical state of solute is liquid and physical state of solvent is solid. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिलेगा कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें जो सॉल्यूट है वो लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में. मोस्टली हम देखते हैं, हम जब भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है, बट यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है. किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में. ठीक, और जो हमारा सॉल्यूट है वो लिक्विड स्टेट में है. बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये. ठीक है, अब इसका हमें समझ कैसे आएगा कि किस टाइप के सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि सॉल्वेंट आपका सॉलिड स्टेट है और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट आपका लिक्विड स्टेट है. तो आपने जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट देखा होगा. ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4. ठीक है, जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस. ठीक, अब हमने यहां पे क्या किया कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हम कॉपर सल्फेट में पास आउट करते हैं, ठीक है, तो हमने किस में पास आउट किया? कॉपर सल्फेट में. तो उस टाइम पे ये सॉलिड स्टेट में था. जब इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स गए तो इसका जो कलर था अब वो ब्लू कलर का हो जाता है. तो इससे तो ये पता चलता है कि इस कॉपर सल्फेट में जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो था आपका, उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स को मिक्स किया गया तो उसका जो कलर था वो आपका ब्लू कलर का हो गया. ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिले. एक कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट. और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, H2O मॉलिक्यूल्स थे, वो हो गए सॉल्यूट. तो पहली बात तो ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन हुआ? ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन. अब इसमें हमें यही चीज देखनी थी कि जो आपका कॉपर सल्फेट है वो सॉलिड स्टेट में है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड स्टेट में है. तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है. ठीक है, एंड देन you can see different kind of examples here and different type of category. Dissolved gas in minerals. ठीक है, सॉलिड लिक्विड का तो बहुत ही सिंपल है. सॉलिड लिक्विड आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. सॉल्ट इन वाटर हो गया आपका. ठीक है, तो इसलिए लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे. लिक्विड भी आप समझ सकते हैं. अल्कोहल इन वाटर. तो these are the simple examples. गैस इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक्स. जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते खोलते तो उसमें जो गैस होती है वो बाहर निकलती है, तो वहां पे वो सॉल्यूट के फॉर्म में रहती है और जो उसमें लिक्विड कंटेंट रहता है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन की जो कि बेस्ड है आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की. जो हमारा सॉल्यूट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है और जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन करते हैं और 9 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है. लास्ट आप देख सकते हैं जिसमें गैस है आपका सॉल्यूट और गैस है आपका सॉल्वेंट. तो जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर होती है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं, जैसे कि O2 और N2 हो गया. तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस होगा, और अगर ये होमोजीनियस होगा तो हम इसी को क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कह सकते हैं. ठीक, इसके बाद एक और सिंपल सा आपका क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसको हम सॉल्युबिलिटी में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या होता है. मतलब आपका
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। सपोज इफ यू टेक वाटर, दिस वाटर if you take here 500 gram or 500 ml of water, this particular amount of water has capacity to dissolve a specific amount of solute. Suppose हमने यहाँ पे शुगर लिया, ठीक है, इस शुगर को हमें वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि जब हम 50 ग्राम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दी, सपोज हमने 50 में 2 ग्राम और ऐड कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम होगा वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अब यहाँ पे मैं एक और सिंपल सी छोटी सी बात आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे कि सपोज मान लीजिए जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम था, अब वो इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा 2 ग्राम अपने अंदर डिसॉल्व कर सके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पे कि एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature no more solute, यानी कि जो एक्स्ट्रा आपका सॉल्यूट है 2 ग्राम, no more solute can be dissolved in a solvent is called saturated solution. तो I think you understood what the meaning of saturated solution. No more solute can be dissolved in a solvent at a given temperature is called saturated solution. Whereas in case of unsaturated solution, the amount of solute dissolve continuously. अगर हम किसी solute को continuously dissolve करते जाते हैं और वो solvent में dissolve होता जाता है, तो हम उस टाइप के solution को कहते हैं unsaturated solution. I think you can understood. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की, जिसमें हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, ठीक है, कंपोनेंट्स के बेसिस पे बताया, फिर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बताया कि 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। उनके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो आपको उसमें ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे, जो आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड देन आफ्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, वी स्टार्ट another point of this chapter, another topic of this chapter, that is expression of concentration or strength of solution, expression of concentration और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसका सबसे पहले हमें मतलब समझना है। आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, जब भी आपने पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपको बताया गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो इसका पहले मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 12th का टॉपिक नहीं है, ये सब चीज़ें आपको 9th और 11th में सिखाई जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे सपोज मान लीजिए आप कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर आप कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट होते हैं,
ठीक है। जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट होंगे तो उनकी सेपरेट मेजरमेंट पॉसिबल है। हम काउंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्वेंट है। बट अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दें, सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स कर दें, तो जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, यानी कि बी कंपोनेंट को ए कंपोनेंट में मिक्स कर देंगे, तो आपका जो बनेगा मिक्सचर वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन बन जाएगा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स और डिसॉल्व हो जाएंगे, तो क्या हम उनका सेपरेट मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतने ग्राम सॉल्यूट है या इतने ग्राम सॉल्वेंट है, या इतना अमाउंट सॉल्यूट का है, इतना अमाउंट सॉल्वेंट का है? वो सेपरेटली मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो हम उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन मेथड्स का यूज करते हैं, उन मेथड्स को ही हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप पढ़ रखें। फिर भी एक बार क्लास 12th में जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स होते हैं उन सब में इनका यूज होता है, ठीक है। तो हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे मेथड्स होते हैं। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कुछ सेलेक्टेड पढ़ना है। जो सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी टॉक अबाउट मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या है, समझिएगा जरा इस बात को, क्योंकि इसको करने से न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते तो इन बेसिक पॉइंट्स को आपको समझना होगा कि मास परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मास परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मास परसेंटेज इक्वल्स टू, अब देखिए अगर आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब जाके आपका बनेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं मास परसेंटेज का, मास ऑफ solute over total mass of solution, total mass of solution into 100। अगर हमें सॉल्यूट का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको मास परसेंटेज सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है तो आप इसी को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम करेंगे, जो भी अमाउंट्स गिवन होंगी उसको सम करेंगे तो हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का एक्चुअली मास कितना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि मास परसेंटेज पे हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको समझने से पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चलेगा कि अगर हम बात परसेंटेज की हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि अगर आपका सपोज ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपका सॉल्यूट और एक होगा आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास परसेंटेज का मतलब ये होता है कि इस टोटल सॉल्यूशन में
कितना परसेंटेज सॉल्यूट का है और कितना परसेंटेज आपका सॉल्वेंट का है। क्लियर है। एक बात और आप यहां से समझ सकते हैं कि हमेशा जो सॉल्यूट होगा वो लेस देन होगा सॉल्वेंट के परसेंटेज से, और अगर हमें किसी एक की परसेंटेज पता है और दूसरे की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 100 में से माइनस भी कर सकते हैं। 100 माइनस सॉल्यूट परसेंटेज, तो हमें क्या पता चल जाएगा, सॉल्वेंट का परसेंटेज पता चल जाएगा। सॉल्वेंट का परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम बार बार कैलकुलेशन करें, हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि जब हमने सॉल्यूट का परसेंटेज इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया तो हम सॉल्वेंट की परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है तो, जरूरी है तो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते, उस परसेंटेज को, जो सॉल्यूट की परसेंटेज हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट की परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर।